नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इचिना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। सबसे पहले बताते हैं क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। ग्लोबल बाजारों के मुकाबले भारतीय बाजार क्यों कर रहे हैं बेहतरीन प्रदर्शन, ये समझेंगे आज हम शो में, क्योंकि हमने देखा कि दुनिया भर के बाजारों में गिरावट थी, लेकिन हमारे यहाँ एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। इस बीच हमें इस रिकवरी में लॉजिस्टिक शेयरों को काफी अच्छी तेजी से कारोबार करते देखा। इनमें क्यों रफ्तार है ये भी समझाएंगे और साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी करेंगे शो में शामिल। तो गैप डाउन खोलने के बाद हमने देखा कि आज बाजार में निचले स्तर से शानदार रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी नीचे से करीब 250 अंक संभला, 18,000 के ऊपर ही बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी नीचे से 1100 अंकों का सुधार दिखा और 532 अंकों की तेजी के साथ ये बंद हुआ है। दिन भर बाजार में किस तरह की हलचल रही, बता रही है मेरी सहयोगी प्रियंका उपलानंद। देखिए, आज जब गैप डाउन खुला उसके बाद बाजार पर शायद थोड़ा दबाव रह सकता है, इस तरह की उम्मीद थी, लेकिन इतनी स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली। पहले इनिशियल डिप से बॉट हुए और पहले 1 घंटे में तो आपने रिकवर होते हुए बाजार को देखा। पहले बैंक निफ्टी रिकवर हुआ और फिर निफ्टी ने, क्योंकि उसे आईटी और रिलायंस से एक जो ड्रैग डाउन मिल रहा था, वहां पर भी आपको शार्प रिकवरी देखने को मिली। आज बैंक्स ने क्लियरली आउट परफॉर्मेंस दिखाई। 41,400 के पास आपको बैंक निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स बंद होते हुए दिखाई दिया और इसमें लीड जो स्टॉक्स ने किया वो इंडसइंड बैंक, कोटक, एसबीआई जैसे काउंटर्स ने आज बाजार को सहारा दिया ऊपर की तरफ। इनफैक्ट पहले 5 बड़े काउंटर्स की आप बात करें तो उनमें आपको बैंक से, लार्ज कैप बैंक से इंडसइंड बैंक, एसबीआई, ये सारे काउंटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप विपरीत, और इसके अलावा कुछ पावर स्टॉक्स थे जैसे एनटीपीसी। इनफैक्ट एनटीपीसी तो अपने 52 वीक हाई के पास चल रहा है। पावर ग्रिड, ये दूसरे स्टॉक थे जहां पर आपको अच्छी मूव देखने को मिली। ड्रैगर्स कौन से थे बाजार के लिए? आईटी पैक ने आज बाजार को अच्छा खासा नीचे खींचा, वीक सेक्टर, और साथ ही जिस तरह से गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई उसके बाद आप अगर ड्रैगर्स की बात करें तो पहले 5 लूजर्स जो हैं उसमें 4 काउंटर्स तो सिर्फ आईटी पैक से हैं। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक, ये सारे आपको बाजार जो जिन स्टॉक्स ने बाजार को कमजोरी दी, ये वो सारे स्टॉक्स हैं। मिड कैप में अगर बात करें कि मिड कैप में एक्शन आज कहाँ देखने को मिला, होल्डिंग कंपनी के स्टॉक्स में आपको फिर से अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। और टाटा होल्डिंग, ये तो टाटा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, ये तो अपने 52 वीक हाई के पास भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सीमेंट काउंटर्स में जेके लक्ष्मी सीमेंट जैसे मिड कैप स्पेस की आप बात करें, वेदांता ने एक अच्छी मूव दिखाई सेकंड हाफ में, वहां पर 10-11% की मूव देखने को मिली। और कल्याण ज्वेलर्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जो मिड कैप के स्ट्रॉन्ग गेनर्स रहे। इसी के अलावा अगर आप इसी के साथ अगर आप लूजर्स की बात करें तो वहां पर आपको स्टॉक्स लाइक एलटीटीएस में एक गिरावट देखने को मिली मिड कैप स्पेस में, क्योंकि आज आईटी बहुत वीक दिख रहा था और उसके अलावा कुछ और दूसरे स्टॉक्स भी हैं। 52 वीक हाई पे इस वक्त आपको कुछ लॉजिस्टिक काउंटर्स भी दिख रहे हैं। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, वहां एक बड़ी मूव देखने को मिली। और टाटा इन्वेस्टमेंट, बजाज होल्डिंग, ये सारे 52 वीक हाई पे कारोबार कर रहे हैं। और कल्याण ज्वेलर जैसे स्टॉक है जिन पर बाजार आज दिन भर बेहद अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। तो 18,000 से कुछ नीचे पॉइंट्स तो जरूर बंद हुए, लेकिन आज क्लियरली बाजार ने जो स्मार्ट रिकवरी दिखाई और एक बार फिर से प्रूव किया कि यूएस मार्केट के सेंटिमेंट्स को बिल्कुल भी अब इंडिया जरूर कैरी कर सकता है, लेकिन उसका इंपैक्ट नहीं होने देता है। और आप स्मार्ट रिकवरी आज बुल्स के हाथ में था आज का दिन कहना चाहिए। बिल्कुल, तो आज का दिन बुल्स के हाथों में कहना चाहिए। और जैसा कि प्रियंका भी बता रही हैं कि भारतीय बाजार जो है वो काफ़ी हद तक अलग तरीके से कारोबार कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। पिछले कुछ महीने में हमने देखा भी है कि ग्लोबल संकेत भारतीय बाजार की दिशा तय करते थे आज से पहले, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ग्लोबल मार्केट में गिरावट है। अमेरिकी रिटेल महंगाई में हमने तेज़ी से वहाँ के बाजार पर गिरावट हावी होते हुए देखी है, लेकिन भारतीय बाजार पर बूम जारी है। निफ्टी 18,000 के स्तर को पार कर गया है, अब 19,000 के स्तर को छूने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आखिर बाजार में डीकपलिंग के संकेत किन फैक्टर्स से मिल रहे हैं, बता रहे हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। जी हाँ, फिर से डीकपलिंग का जो शब्द है वो वापस आ गया है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि भारतीय बाजार जो है वो ग्लोबल ट्रेंड के विपरीत जो है वहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसके क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है ये आप समझेंगे। तो सबसे पहले मैं लूँगा महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। यहाँ पे जो है कल आंकड़ों की बात करें तो भारत के जो इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन है वो लगभग 7% आई है। थोड़ी सी नरमी ज़रूर देखने मिली है अगस्त के महीने में उनके हाई लेवल से। हालांकि अगर दूसरी तरफ यूएस के बारे में बात करें तो वहाँ पे उनकी जो सीपीआई कल आई थी आंकड़े, वो लगभग 8.3% का देखा गया था पूरा साल में देखें तो। अब ऑफकोर्स ये जो है लगभग 40 साल के हाई लेवल्स पे अभी भी है। और अगर यूके की बात करें तो जुलाई महीने में जो उनकी महंगाई थी वो भी लगभग 40 साल के हाईज में देखने मिली है। अब इन्फ्लेशन से फोकस आता है आपका
अर्निंग्स पे। और पहले तिमाही जो जून क्वार्टर है उसके अर्निंग्स के बारे में बात करें तो ईपीएस ग्रोथ में जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स है वहाँ पे 20% का ग्रोथ देखने मिला है। S&P 500 जो यूएस का है वो लगभग 12% का ईपीएस ग्रोथ दिखाया है। और यूरो स्टॉक्स जो यूरोप का है वहाँ पे 13% स्टॉक्स में जो है ईपीएस ग्रोथ देखने मिला है। इसके अलावा आप जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे दबाव यूएस और यूके दोनों में देखने मिल रहा है, दोनों नेगेटिव है। लेकिन उसी जगह भारत को देखें तो लगभग 13.5% का जीडीपी ग्रोथ देखने मिला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे भारत में स्ट्रेंथ दिखने मिल रही है इकोनॉमी में। सबसे पहले मैं बात करूँगा ऑटो सेल्स में। यहाँ पे आपके पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स में अच्छी जो है सेल्स देखने मिल रही है। सर्विसेज की जो पीएमआई इंडेक्स है उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिली है। और इसके अलावा जो जीएसटी कलेक्शंस है वो बहुत शानदार देखने मिले हैं। 28% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। ऑफ कोर्स याद रखिए भारत में जो क्रेडिट सिस्टम है और जो कैपेक्स में बढ़ोतरी हुई है उस पे मैक्रो फैक्टर्स में बहुत तेज़ी और बुलिश नज़रिया एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। ऑफ कोर्स चाइना +1 स्ट्रैटेजी था और दूसरा अब यूरोप +1 स्ट्रैटेजीज़ भी आ रहा है। तो इसके कारण जो है बहुत बुलिश नज़रिया जो है भारत में बना हुआ है। लेकिन अब थोड़े स्टॉक मार्केट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 2022 में कैसी प्रदर्शन थी और यहाँ पे दिख रहा है भारत की जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वहाँ पे 4% का ईयर टू डेट में जो है परफॉर्मेंस देखने मिला, यानी कि पॉजिटिव है। बाकी अन्य बाज़ार आप देख लीजिए, निक्केई देख लीजिए, डाउ जोन्स यूएसए देख लीजिए, यूरो स्टॉक्स देख लीजिए, ये सारे ग्लोबल इंडिसेस जो नेगेटिव में है लगभग 3 से लेकर 16% तक का गिरावट देखने मिला है इन ग्लोबल इंडिसेस में। और अगर नास्डैक की बात करें जो टेक हैवी है वहाँ पे तो लगभग 26% का गिरावट देखने मिला है इस साल। बिल्कुल, तो भारतीय बाजार जाहिर तौर पर दुनिया भर के बाज़ारों से अलग अच्छा ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर तेज़ी बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है। क्या ये तेज़ी आने वाले सेशंस में भी जारी रहेगी? मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आस्था जैन और नितिलेश पावस्कर। उनसे पूछते हैं ये सवाल। नितिलेश, पहले आपसे जानना चाहूँगा, आज काफ़ी ज़ोरदार एक पुल बैक देखने को मिला। गैप डाउन ओपनिंग के बाद 18,000 के ऊपर जाकर हम बंद हुए हैं। क्या आपको कॉन्फिडेंस मिलता है इससे, या आप इस अब जो तेज़ी है या निचले स्तरों से जो रिकवरी है उसमें जो पैसा बना है उसको निकाल लेना चाहेंगे? जी सर, अगर हम लोग आज की बात करेंगे, एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली है। कल के मॉर्निंग शो में मैंने कल रिकमेंड किया था 18,100 में अगर फ्यूचर्स मिलता है तो डेफिनेटली वहां पे बिकवाली करना चाहिए। जैसे ही 18,100 कल का लेवल हमें देखने को मिला, हम लोगों ने बिकवाली करके गए थे और हमारे लिए जो मॉर्निंग थी वो काफी अच्छी रही। हम लोगों ने वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया, हालांकि कुछ लॉन्ग नहीं किया है, लेकिन जाते जाते फिर से 18,100 के आसपास जब फ्यूचर देखने को मिला हमें, हम लोग फिर से अभी निफ्टी में क्या है शॉर्ट पोजीशंस बनाई है। और बैंक निफ्टी में हम लोगों ने 41,650 के आसपास फ्यूचर्स में पोजीशंस बिकवाली की बनाई है। अभी मैं काफी सुन रहा था, काफी चीजें देख रहा हूँ चार्ट्स के ऊपर भी और मूड और माहौल को देख रहा हूँ। ग्लोबली सब कुछ चीजें थोड़ी सी खराब है, लेकिन हम लोग काफी स्ट्रांग है। लेकिन कभी कभार जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग होना भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो यहाँ पे हमें कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। मैं ऊपर का जो 1.5-2% अपसाइड मोमेंटम है उसको छोड़ना पसंद करूंगा और यहाँ पे मैं बिकवाली की राय दूंगा। अगर हम लोग कल फिर से 17,950 इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देते हैं तो फिर से हमें एक फ्रेश बिकवाली देखने को मिल सकती है। और पहला जो टारगेट होगा वो 17,700 के आसपास का होगा और दूसरा 17,650 के आसपास अगर ये सस्टेन होता है तो फिर से हम लोग बड़े टारगेट के लिए क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। कॉशियस रह के हमें क्या करना है, ट्रेड करना है मार्केट के ऊपर। तो अभी के लिए मेरा जो व्यू होगा वो सेलिंग का ही व्यू होगा, 17,950 के नीचे बिकवाली करने की राय होगी। ओके, तो सेल ऑन राइज यानी ये स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं फिलहाल आप। कॉशियस रहिए इस बाजार में, रिकवरी जरूर देख रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है वो ऐसी नहीं है कि आप बहुत अग्रेसिव होकर बाइंग कर सके। एक सेक्टर जिसमें हमने बढ़िया खरीदारी आज आते हुए देखी वो थी लॉजिस्टिक्स, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करनी चाहिए आज के जो एक बड़ी खबर थी वो ये कि SBI जो है वो उसका मार्केट कैप नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। बैंकिंग सेक्टरों में हम इस पूरे सेक्टर में देखा अच्छी तेजी देखने को मिली और इसका असर जो है SBI पर भी दिखा है। हमने देखा कि आज इसका मार्केट कैप 5 ट्रिलियन यानी 5 लाख करोड़ को पार कर गया है। 3 महीने में SBI के शेयर में हमने 26% की तेजी देखी है। आस्था, जिस तरह की तेजी हमने देखी है SBI में पिछले कुछ समय में, देश का सबसे बड़ा बैंक है, जब भी आप किसी से पूछिए कि बैंकिंग स्पेस में अगर PSU स्पेस में क्या पसंद आता है तो SBI टॉप पिक रहती है। इस समय SBI पर आपका क्या कॉल है?
पहले देखिए, अगर एसबीआई की बात करें तो क्यों ये पीएसयू बैंक में सबसे ज़्यादा बेस्ट बैंक में से आता है, क्योंकि एसेट क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण में है। हमने ज़्यादातर पीएसयू बैंक्स में देखा है कि एसेट क्वालिटी को लेके कंसर्न्स हैं, चाहे वो पीएनबी बैंक हो या दूसरे बैंक्स हो। वहीं एसबीआई की एसेट क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा नियंत्रित है, जो उसे एक बढ़िया चॉइस यहाँ पे बनाती है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे जो गाइडेंस दे रहा है मैनेजमेंट, वो क्रेडिट ग्रोथ की गाइडेंस भी बहुत सॉलिड दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के चलते एसबीआई अभी भी यहाँ पे एक प्राइम फोकस में बना रहेगा। हो सकता है मार्केट थोड़े से वीक हो तो थोड़ा गिरे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। गिरावट पे खरीदने के ही मौके रहेंगे। ऊपर में हम इसमें 600 से लेके 650 के लॉन्ग टर्म टारगेट्स देख सकते हैं। तो गिरावट में खरीदारी करने की सलाह रहेगी एसबीआई में अभी भी। गिरावट में खरीदारी की सलाह एसबीआई में 600 650 तक के टारगेट, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ध्यान रखिएगा। शॉर्ट टर्म में क्या बैंकिंग में कोई अपॉर्चुनिटी बनती है नितिलेश? एसबीआई आपके भी क्या ट्रेडिंग लिस्ट में रह सकता है? एसबीआई काफी अच्छा लग रहा है मुझे भी, लेकिन नीचे में लेना है। अभी हाल फिलहाल मैंने कुछ उसके क्लाइंट्स को बाय करवाया है। अभी के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो अपसाइड मोमेंटम है वो काफी हो चुका है, लेकिन नीचे में अगर ये कुछ काउंटर मिलता है तो डेफिनेटली इसको ऐड करना चाहिए। एसबीआई से हटके थोड़ा सा मेरा अलग भी होगा। पीएनबी को मैं वॉच कर रहा हूँ, हालांकि मैंने क्लाइंट्स को 38 के आसपास रिकमेंड भी करवाया है। 41 या फिर 42 का एक लेवल ध्यान में रखे। अगर 42 का लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो 40 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए मुझे लग रहा है। 42 जैसे ही क्रॉस करेगा एक तेजी से एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। कम से कम पहला जो टारगेट होगा 48 से लेके 50, ये टारगेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। क्वांटिटी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कम क्वांटिटी लेना है, फ्यूचर्स में नहीं लेना है, कैश में लेना है और 40 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है। ओके, तो यहाँ पर ये बहुत क्लियर है। पीएनबी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं बैंक्स में तो पीएनबी पर आप फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर 48 तक के टारगेट जरूर है, लेकिन कैश में लेना है, स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखना है। ये एक अच्छा स्टॉक। एक स्टॉक और जिस पे मैं आपसे राय चाहूंगा नितिलेश, वो है इंडसइंड बैंक। यहाँ पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है और वो कह रहे हैं कि 1400 तक के टारगेट उनको दिखाई दे रहे हैं थोड़ा लंबे समय के लिए, लेकिन 1200 रुपए के ऊपर क्या आपको लगता है इंडसइंड बैंक लेना चाहिए? सर थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे लेना, क्योंकि हम लोगों ने आज ही इस बैंक में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है क्लाइंट्स को। हम लोगों ने लॉन्ग इनिशिएट किया था, 1000 के आसपास का पोजिशनल व्यू था। तो अभी अगर मैं इसका वीकली चार्ट भी देख रहा हूँ तो 1220 से लेके 1250 एक इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वहां से, जिसमें पहले फॉल आया था। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की राय होगी, इसमें फ्रेश लॉन्ग नहीं करना है। अगर नीचे में अगर कुछ काउंटर मिलता है और वहां पे प्राइस एक्शन बना के ऊपर चला जाता है तो वहां पे लेने की राय होगी। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी। अपसाइड थोड़ा सा बाकी है 1230 1240 के लिए, लेकिन ऊपर के 15 पॉइंट्स के लिए मैं प्ले करने की राय नहीं दूंगा यहाँ पे। बिल्कुल टेक्निकल यही ध्यान स्ट्रक्चर रखिए, काफी तेजी आ अच्छा है। चुकी है स्टॉक में और इसलिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बचती नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं होता है, इसलिए कुछ गिरावट आने दीजिए। बाय ऑन डिप्स में आप ये लीजिएगा स्टॉक। इस समय स्टॉक ये लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपका स्टॉक है तो आप 15-20 पॉइंट्स के लिए और वेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आज एक सेक्टर जिसमें बढ़िया तेजी थी वो था लॉजिस्टिक्स का। हमने देखा कि जितने भी बड़े लॉजिस्टिक्स प्लेयर हैं उनमें अच्छी तेजी थी। क्या वजह है उसके पीछे, क्या ट्रिगर था, मेरी सहयोगी अंकिता बता रही हैं। आज लॉजिस्टिक स्टॉक्स फोकस में है। आज लॉजिस्टिक स्टॉक्स बस कर रहे हैं। अगर हम देखें तो ऑल कार्गो आज 5% ऊपर है, गेटवे 10% ऊपर है और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स भी 5% ऊपर है। अब इन स्टॉक्स का बज़ करने का क्या कारण है? इनमें अच्छी मूवमेंट देखी जा रही है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री हमारी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी रिलीज़ करने वाले हैं। इसके बारे में हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल ने भी कहा था कि जो नई पॉलिसी है इसका एम ये है कि हमारी कंट्री में जो गुड्स का मूवमेंट है उसे और भी सीमलेस और आसान बनाएंगे। नाउ हमारा ये जो सेक्टर है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर देखा जाए तो इस सेक्टर में 20 गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन है, 200 शिपिंग कंपनीज़ हैं और ये सेक्टर 22 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस सेक्टर का जो कॉस्ट है उसे कम किया जाए। तो अभी जो करंट लेवल्स हैं इसके कॉस्ट के करंट लेवल्स हैं 13 to 14% ऑफ जीडीपी। इस पॉलिसी की वजह से वो कम होके 10% पे आ जाएगी। अब इस पॉलिसी के क्या फोकस एरियाज़ हैं? जो ये पॉलिसी है उसके जो फोकस एरियाज़ रहेंगे वो है प्रोसेस री इंजीनियरिंग, डिजिटाइजेशन और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट।
आस्था, क्या कॉल है आपका लॉजिस्टिक्स शेयरों में? हमने देखा टीसीआई जैसा स्टॉक करीब 5-6% ऊपर, ऑल कार्गो में जोरदार तेजी आज के दिन 5.5% वो ऊपर, गेटवे डिस्ट्रीपार्क 7.5%। पॉलिसी तो आएगी यहाँ पर नई शनिवार को, लेकिन उससे पहले ये जो तेजी है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से तेजी में participate किया जा सकता है, क्योंकि एक तो यही है कि सितंबर 17 को जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी रिलीज होगी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो तो फोकस में है ही। लेकिन मेरे हिसाब से इसके अलावा भी अगर फंडामेंटल्स देखें तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का बहुत शानदार यहाँ पे प्रदर्शन रहा है फंडामेंटली, क्योंकि नतीजे बेहद शानदार यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं कंपनी ने। तो मुझे फंडामेंटली भी कुछ स्टॉक्स पसंद आते हैं। डिलीवरी जो कि अभी हाल का आईपीओ था, वो भी एक अपने आप में देखे तो लॉजिस्टिक्स हीरो है, क्योंकि उनका जो पूरा सिस्टम है वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। अपने आप में वो भी एक काफी मजबूत काउंटर है। लेकिन मैं अभी हाल फिलहाल में अगर गिरावट आती है, क्योंकि आज भी महिंद्रा लॉजिस्टिक तकरीबन काफी अच्छा खासा ऊपर था, तो गिरावट आती है तो मैं 750 के लक्ष्य के लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में खरीदारी करने की सलाह दूंगी। ओके, 750 का लक्ष्य महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में, गिरावट पे लीजिए। लेकिन फिर वही बात, 11% ये स्टॉक आज चल चुका है, अगर अब आप लेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो कम हो जाता है, इसलिए कुछ स्टॉक को गिरने दीजिए। बाय ऑन डिप्स, गिरावट आएगी तो इसमें लीजिएगा। यहाँ पर 750 तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं, नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखिएगा। हमने देखा कि सीमेंट शेयरों में भी तेजी देखने को मिली थी आज, वहां पर भी किस तरह का एक्शन है? मेरी सहयोगी मानसी दवे जुड़ रही है मेरे साथ बताने के लिए। बताइए मानसी। बिल्कुल, तो ये लगातार दूसरा हफ्ता है जबकि सीमेंट सेक्टर में धुआंधार तेजी हम देख रहे हैं। 5 सितंबर से अब तक के लेवल्स को अगर देखेंगे, सीमेंट से जुड़ी तमाम कंपनियों ने करीब 6% से लेकर 30% तक के रिटर्न्स दे दिए हैं। इस लिस्ट में सबसे आगे जेके लक्ष्मी सीमेंट है, करीब 27% के रिटर्न्स सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने दिखाए हैं। वहीं अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट जैसे स्टॉक्स में 21% से 25% तक के रिटर्न्स हमने देखे हैं। श्री सीमेंट, डालमिया भारत, इंडिया सीमेंट जैसे काउंटर्स और साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट भी हैं जहां पर अच्छी मजबूती नजर आई है। अब आइए इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, कई सारे कंसर्न थे सीमेंट सेक्टर को लेकर जो कि अब धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो 5 महीनों से प्राइस कट, ये एक रिवर्सल ट्रेंड नजर आ रहा था, जहां प्राइस हाइक की खबरें लगातार आती थी। अप्रैल के बाद हमने देखा था कि सीमेंट कंपनियों में दामों में कटौती की खबरें आने लगी थी, जो कि एक कंसर्न था। और इस वक्त सितंबर में पहली बार ऐसा हुआ जबकि प्राइस हाइक आफ्टर 5 लॉन्ग मंथ्स हमने देखे हैं। तो एक पॉजिटिव है सीमेंट के लिए, क्योंकि कंपनियों में यहाँ पर दामों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। ईस्ट और वेस्ट की सीमेंट प्लेयर्स ने अपने प्राइजेस जो हैं वो बढ़ाए हैं और 20 रुपए प्रति बोरी के प्राइस हाइक देखने को मिले हैं। क्लियरली यहाँ पर हम देख रहे हैं अप्रैल में जो कांस्टेंट प्राइस कट का ट्रेंड था वो प्राइस हाइक की तरफ बढ़ता हुआ। दूसरा, इनपुट कॉस्ट एक बड़ा प्रेशर था। कंपनी के खर्चे लगातार बढ़ रहे थे, वो धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे फिर इंटरनेशनल पेट कोक प्राइसेस हो या डोमेस्टिक पेट कोक प्राइसेस हो, वो कम हो रही हैं, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव है। और कंपनियों के लिए जो एक एक्सपेंस बढ़ते हुए लगातार नजर आ रहे थे वो धीरे धीरे अब कम होते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए वॉल्यूम्स में भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आ सकता है आने वाले दिनों में, पर्टिकुलरली साउथ और ईस्टर्न मार्केट्स में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मेजर पॉजिटिव्स की अगर बात करें, लार्ज कैपेसिटी एक्सपेंशन की खबरें हमने देखी है। कई सारी कंपनियां केपेक्स प्लान कर रही हैं, बड़े केपेक्स बड़ी कंपनियां प्लान कर रही हैं। बड़ी दिग्गज कंपनियां सीमेंट इंडस्ट्री में एंटर कर रही हैं, तो बिग प्लेयर एंट्री का भी एक पॉजिटिव है। कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव लगातार कंपनियां अपना रही है और डेट रिडक्शन की भी पूरी कोशिश कंपनियां कर रही हैं। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जो कि वैल्यूएशंस को भी आकर्षक बना रहे हैं और सीमेंट पैक को भी काफी हद तक आकर्षक बना रहे हैं। ओके, तो सीमेंट शेयरों में ये है रीजंस जो है अपसाइड के 8% तक हमने नूवो के स्टॉक को चलते हुए देखा है। नितिलेश, सीमेंट आपको पसंद आता है? क्या करना चाहिए इस स्पेस में? जी सर, सीमेंट काफी अच्छा है। लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अंबुजा सीमेंट मुझे काफी पसंद थे, तब उसका भाव ऑलमोस्ट 480 के आसपास था। तब मैंने कहा था कि अगर इसमें कुछ डीप मिलता है 440 के आसपास अगर डीप मिलता है, तो वो एग्जैक्टली डीप भी उसी समय पे आया था और वहां से हम लोग देखेंगे तो 520। लेकिन थोड़ा सा अभी यहाँ पे कॉशियस रहना पड़ेगा कि पूरा क्वांटिटी हमें यूटिलाइज नहीं करना है। इससे जितना आपका कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा ही 20% आप इसमें ऐड कर सकते हो। अल्ट्राटेक सीमेंट मुझे लग रहा है कि अगर ये काउंटर 6950 को ब्रेकआउट कर देगा तो 70 to 100 तक जाने की पॉसिबिलिटीज मुझे लग रही है, क्योंकि जितना बाकी के स्टॉक ने परफॉर्म किया है उतना अल्ट्राटेक ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। तो थोड़ा सा इसमें एक रैली पेंडिंग है, लेकिन इसको मैं लेना तभी पसंद करूंगा जब ये 6950 के ऊपर ब्रेकआउट देगा। सिर्फ स्टॉप लॉस जो होगा वो मेरा 60 से 70 पॉइंट का नीचे में स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 250 से लेके 300 पॉइंट्स के अपसाइड मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं।
ओके तो 50-60 पॉइंट का यहाँ पर डाउन साइड, लेकिन 250 से 300 पॉइंट का अप साइड, तो वो आपका स्टॉप लॉस और वहाँ आपका टारगेट। ये आपका अल्ट्राटेक के लिए ये है सिचुएशन। आपको सीमेंट्स प्ले में हिस्सा लेना है तो अल्ट्राटेक पर नजर रख सकते हैं। चलिए ये जानते हैं हमारे मेहमानों से कि कल के ट्रेडिंग सेशन में वो क्या करने वाले हैं, कौन से स्टॉक्स पर रहेगा उनका फोकस। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। आस्था क्या करने वाली हैं कल आप? हमने देखा आज जोरदार रिकवरी देखने को मिली। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये जो तेजी है ये आगे जारी रहे। कहां पर फोकस होगा कल आपका? देखिए, फोकस केमिकल स्पेस पे है और उसमें भी नवीन फ्लोरीन पे है। फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपनी के और अर्निंग विजिबिलिटी बहुत सॉलिड है क्योंकि इनके पास लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं। R&D कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा सॉलिड है, तो नवीन फ्लोरीन पे नजर रहेगी पोजिशनल कॉल के तौर पे 4900 की इनिशियल टारगेट्स की। ओके तो नवीन फ्लोरिन एक स्टॉक है माफ कीजिए, जिस पर आप कर सकते हैं नजर। 4900 तक के टारगेट नजरिया थोड़ा मिड से लॉन्ग टर्म तक का रखिएगा। 47 से 49 तक अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है। नितिलेश, आपकी तरफ से कौन से स्टॉक आइडियाज होंगे? लास्ट शो से हम लोग कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं कि ऑटो में बिकवाली करना चाहिए। टीवीएस मोटर भी अच्छा खासा जो लास्ट समय पे दिया था वो टारगेट हिट हो चुका है। अभी मेरा जो सेल कॉल होगा वो M&M का होगा। M&M को 1300 के नीचे बिकवाली करना है। 1320 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। नीचे में अगर हम लोग प्लान करेंगे तो 1280 से लेके 1265 ये दो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सेलिंग तभी करना है जब ये 1300 के नीचे सस्टेन करेगा, उसके पहले कुछ भी सेलिंग नहीं करना है। और थोड़ा सा अगर हम लोग वॉच करेंगे तो सन फार्मा को देख सकते हैं। 885 के नीचे अगर ये सस्टेन कर देता है तो 860 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। रैंडमली मैं स्टॉक देख रहा था सन फार्मा का, तो मुझे अच्छा खासा उसमें एक सेलिंग पैटर्न देखने को मिला, इस वजह से मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी। चलिए बहुत बढ़िया। तो सन फार्मा भी एक स्टॉक है जिसमें सेलिंग करके चल सकते हैं, और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये एक स्टॉक जहां पर आपको सेल साइड में रखना है अपना नजरिया। लेकिन ध्यान रखिए कि ये 1300 के नीचे ही रहेगा, तभी आप सेल कीजिएगा। तो बाजार कल खुलने दीजिए, देखते हैं कहां पर ट्रेड करता है, उस हिसाब से ये कॉल एक्टिव होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नितिलेश और आस्था समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए। कल की तैयारी की मुझे भी और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।